हेलो मित्रों, अवधित स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वयं अवधित आपको आज कक्षा 9वीं का विषय गणित प्रश्नावली 1.1 की एक्सरसाइज 1.2 का अभ्यास करवाने वाले हैं। और ये इकाई एक का संख्या पद्धति का चैप्टर है, ठीक है। और ये हमारा भाग 3 है। भाग 3 के पहले भाग 1 और भाग 2 का वीडियो बना चुके हैं। भाग 1 में हमने परिचय बताया था और भाग 2 में हमने प्रश्नावली 1.1 का एक्सरसाइज करवाया था आपको। तो आज प्रश्नावली 1.2 का एक्सरसाइज करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। और आपको अगर ये आपने अच्छी तरीके से हमारा वीडियो देख लिया तो आपका दिमाग में एकदम मास्टर माइंड की तरह बैठ जाएगा। एक एक वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि हमने आपको बताया था आप भूल गए। ऐसा कभी भी होने नहीं वाला, क्योंकि हम ऐसे तरीके से आपको बताएंगे कि आपके दिमाग में एक जगह बना लेगा मित्रों, तो कभी हटने वाला नहीं है, ठीक है। जब तक आप कक्षा 9, 10, 11, 12, 13 जिसमें भी हैं आपको दिमाग में बैठा रहेगा। और आप केवल आप ही नहीं, केवल दूसरों को भी सिखा सकते हैं। चलिए नो सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल के थ्रू मिलने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, देखिए क्या नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, उनको मतलब बताइए और कारण भी दीजिए। अगर सत्य है तो कैसे हैं, असत्य है तो कैसे असत्य हैं, कारण भी देना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं के समूह होते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं, परमेय चाहे हो अपरमेय हो, भाज्य हो अभाज्य हो, हर एक प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं। तो कथन हमारा क्या होगा, हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा। और कैसे सत्य है, हमने अभी आपको बताया कि वास्तविक संख्याओं में जैसे वास्तविक संख्याओं में यानी कि अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्याओं में अपरमेय संख्याएं भी होती हैं, अपरमेय संख्याएं भी होती हैं, यानी कि हमारा अपरमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंडर रूट में आ सकता है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं में अपरमेय संख्या का कारण क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्याओं में भी यानी कि वास्तविक संख्याओं में अपरमेय संख्याएं भी होती हैं। तो हमारा इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए मान ली एक संख्या रेखा है, देखिए अब एक से कह रहा है कि एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा मान ली एक संख्या रेखा खींचा है। अब ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु होते हैं, बीच में हमारा मूल बिंदु होता है, उसके बाद इधर धनात्मक संख्या है, इधर ऋणात्मक संख्या होती हैं, ठीक है। इधर 1 जोड़ में 2 3 4, घटा में 1, घटा में 2, घटा में 3, घटा में 4, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, यानी कि ये कथन क्या है, असत्य है। कैसे असत्य है, कारण इसका होगा संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्या होती है। हम धनात्मक संख्याओं को अंडर रूट में तो लिख सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं कभी अंडर रूट में नहीं आती हैं। बहुत कम ही ऋणात्मक संख्याएं ऐसी होती हैं, ऐसी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जो हमारी करड़ी में अंडर रूट के अंदर नहीं आती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या यानी कि प्रत्येक बिंदु हमारी जो करड़ी एम के रूप का नहीं हो सकता। देखिए मान ली मूल बिंदु ओ है, इधर हमारी धनात्मक संख्या है और क्या कहा है यहाँ पर, यम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। धनात्मक संख्या हमारी करड़ी के अंदर तो आ सकती हैं, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो रूट के अंदर नहीं आती हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि जो ऋणात्मक संख्या होती हैं वो रूट के अंदर नहीं आती हैं, यानी कि हमारा कथन क्या होगा, हमारा कथन असत्य है। संख्या रेखा पर अगर केवल धनात्मक संख्या होती तो हमारा कथन सत्य होता, लेकिन संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं पाई जाती हैं, इसी के लिए यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। यानी कि हमारा प्रत्येक बिंदु जो होता है, प्रत्येक बिंदु हमारा करड़ी नियम के रूप में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या रेखा पर हमारी जो ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। धनात्मक संख्याएं रूट के अंदर तो आ सकती हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्या रूट के अंदर नहीं आ सकती, इसलिए कथन क्या होगा,
असत हो गया। अब अगला क्वेश्चन थर्ड की ओर देखते हैं, थर्ड क्या कहता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, पहले क्वेश्चन में कि प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरमेय, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य सभी संख्याएं आती हैं वास्तविक संख्याओं में। इनकी सभी संख्याओं का जो वो सभी संख्या वास्तविक संख्या के अंडर में आती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या हो सकती है। कैसे हो सकती है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या कह रहा है इसमें, यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि सभी संख्या अपरमेय संख्या हो सकती है। कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें अपरमेय संख्याएं भी होती हैं, यानी कि अपरमेय नहीं, परमेय संख्याएं भी उसमें होती हैं। परमेय, अपरमेय, भाज्य, सहभाज्य, अभाज्य सभी संख्याओं को मिला करके वास्तविक संख्याएं बनाई जाती हैं, कि सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि परमेय संख्या अपरमेय नहीं हो सकती। तो कैसे होगी? एक कथन कहा है, असत्य है। कारण इसमें क्या लगेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं में हमने आपको क्या बताया था कि वास्तविक संख्याओं में परमेय, अपरमेय, भाज्य, अभाज्य सभी संख्याएं, यानी कि पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं सभी संख्याएं आ जाती हैं। यानी कि सभी संख्याओं का जो समूह होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यानी कि वो सभी संख्याएं नहीं ना हो सकती हैं, यानी कि कथन इसका क्या है, असत्य है। यानी कार्ड लिखिएगा जरूर, क्योंकि कार्ड हमेशा पूछता है। अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में, नहीं कि बोर्ड का एग्जाम नहीं हो तो प्री बोर्ड का होता है आपका, अगर आपके प्री बोर्ड में पूछ लेता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या हो सकती है, कार्ड के साथ लिखिए। यानी कि आप अगर लिख देंगे तो टीचर समझेगा, अगर ऐसे लिख देंगे क्या सत्य, तो टीचर समझेंगे कि बच्चा फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है। तो उसमें आप कार्ड भी याद मतलब कार्ड भी आपको समझते चलना है कि कैसे है कैसे नहीं है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या हो सकती नहीं हो सकती है। कार्ड लिखिए, कार्ड में लिख देंगे कि क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है। चलिए अगला देखते हैं। पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, वो सॉल्व हुआ। अब पहले के बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि अगर ये सभी धनात्मक पूर्णांक अपरमेय नहीं है तो कैसे नहीं है, उसका मतलब एक उदाहरण देकर हमको समझा देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं। जो सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल जो होते हैं वो परमेय भी होते हैं, कभी कभी अपरमेय भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, हमने आपको बताया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं, क्योंकि कभी अपरमेय भी होते हैं, कभी परमेय होते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए एक लीजिए, एक क्या है, एक पूर्णांक 1 को लेते हैं। हम क्या लेते हैं? पूर्णांक 1 को ले लेते हैं, पूर्णांक 1। अब एक देखिए रूट के अंदर आता है कि नहीं, देखिए एक 1 into 1। ठीक है, एक को बाहर निकाले, 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा लेते हैं, पूर्णांक लेते हैं 2 को ले लेते हैं, दोनों 4 को, 4 धनात्मक पूर्णांक 4 को ले लेते हैं। ये परमेय संख्या है। ठीक है, 4 को लेकिन 4 को ऐसे लिखते हैं 2 into 2। 1 2 को, इसमें से 1 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो कितना हमारा हो जाता है? 2। ठीक है, अब एक और लेते, एक उदाहरण आपको और बता देते हैं परमेय संख्या का। ले लीजिए 9, पूर्णांक 9 यानी कि धनात्मक पूर्णांक 9 को हम परमेय संख्या, देखिए परमेय संख्या कैसे बने, देखिए
9 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए 3। अब इसमें से 1 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 3, ठीक है। यानी कि सभी यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं, परमय भी होते हैं, अपरमय कभी कभी परमय हो जाते हैं, कभी कभी अपरमय कोई मतलब परिमय भी होते हैं, अपरमय भी होते हैं। लेकिन सभी क्या है इसका मतलब, सभी धनात्मक पूर्णांक अच्छे तरीके से आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि सभी जो धनात्मक पूर्णांक उनके वर्गमूल होते हैं अपरमय, अपरमय हमेशा अपरमय नहीं होते हैं, परमय भी होते हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिए नीचे आप। पूर्णांक एक 1 पूर्णांक 1 को जब अंडर रूट के अंदर किया जाता है 1, यानी कि पूर्णांक 1 का जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल करते हैं, उसका वर्गमूल निकालते हैं तो कड़ी में 2, कड़ी में 1, कड़ी में 1 कैसे भर कर देते हैं, देखिए 1 × 1 आ जाता है, ठीक है। और कड़ी में 9 का देखिए, कड़ी में 4 का, कड़ी में 4 है। अब इसका कड़ी में 4 जो है इसका वर्गमूल देखिए 4 है, तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2। अब इसमें से इस कड़ी को हटाने के लिए क्या करेंगे, एक को बाहर निकाल देते हैं ऐसे, 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। ये क्या है हमारा परमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड यानी कि तीसरा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 यानी कि √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि हमें संख्या रेखा पर कड़ी में 5 यानी कि जो संख्या रेखा, इसे संख्या रेखा खींची जाती है, इस संख्या रेखा पर कामों को कड़ी में 5 यानी कि √5 को निरूपित करना है, उसका यानी कि रचना करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम आपको ले चलते हैं ब्लैंक शीट पर अच्छे से आपको समझाएंगे हम लंगड़ा प्रकार यानी कि चांदा और ट्रिग्नोमेट्री पूरा यानी कि अच्छे से प्रोसेस पूरा एकदम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए ब्लैंक शीट पर ले चलते हैं आपको। √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमको ये लंगड़ा प्रकार जिसको बोलते हैं इसकी ज़रूरत होगी, और चांदे की ज़रूरत होगी, और ये पट्टी की ज़रूरत होगी। तो पट्टी कोई भी हो सकती है, बड़ी या छोटी कोई भी ले सकते हैं आप। और यहाँ पर हम पेन का यूज कर रहे हैं क्योंकि जिससे आपको अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन आपको यहाँ पर पेंसिल का यूज करना, ठीक है, पेन का यूज नहीं करना है। तो कड़ी में √5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे, कोई भी संख्या रेखा खींच लेते हैं हम। देखिए आपको बता रहे हैं, देखिए कोई भी संख्या रेखा इसे खींच लीजिए आप। संख्या रेखा खींचने के बाद बीच में एक बिंदु O बना लेते हैं हम, बीच में कहीं पर भी एक बिंदु बना लेते हैं O, इसको मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु O के बाद O के दाएं और धनात्मक संख्याएं दर्शा लेते हैं, और मूल बिंदु O के बाएं और ऋणात्मक संख्याओं को हम दर्शा लेते हैं। और वो भी कितने पर, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर, यानी कि 1 इकाई पर हम दर्शाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ये भी इधर दर्शाएंगे, इधर भी पॉइंट लगा लेते हैं, इधर भी पॉइंट लगा लेते हैं, इधर भी, ठीक है। इसको दर्शा देते हैं 1 2 3 4। यहाँ इस मूल बिंदु O के बाएं साइड घटा में 1, घटा में 2, घटा में 3 और घटा में 4। अब क्या करेंगे, हमने एक संख्या रेखा बना लिया और संख्या रेखा पर बिंदुओं को दर्शा दिया, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक बिंदुओं को, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक को हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अब हमें क्या करना है कि अब जो मूल बिंदु O है, मूल बिंदु O से इकाई 2 तक, यानी कि इकाई 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर के दूरी पर हमें एक 90 अंश का कोण बनाना है। और 90 अंश का कोण है उसकी लंबाई कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए मूल बिंदु O से 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर ये है। अब इस पर
90 यानी कि 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, देखिए सीधा ऐसे 2 पर ऐसे रखेंगे 2 के बीच में, और देखिए ऐसे, और इसे एक बिंदु लगा देंगे, ठीक लगा देंगे, और इस पर 1 सेंटीमीटर हम सीधा ऐसे मिला देंगे। 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे सीधा मिला देंगे हम। केवल 1 इकाई तक बढ़ाना है इसको, आप ज़्यादा नहीं, 1 तक, ठीक है। अब क्या, अब इसका कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये हो गया O, और इसको बना देते हैं, इसको रख देते हैं, ये जो मतलब अब इसको क्या करते हैं, मिला दीजिए, ठीक है। ये इसका ये बिंदु हो गया हमारा। जब यहाँ से 2 इकाई तक चला तो ये बिंदु हमारा क्या होगा, ये B हो जाएगा, और ये क्या हुआ, C। अब हम AC को क्या मिला देंगे, यानी कि बिंदु जो ये है और बिंदु O है, यानी कि C है, और AC को हम मिला देंगे, और AC को मिला देंगे। देखिए कैसे, देखिए ऐसे सीधा आप पटरी रखिए और सीधा मिला दीजिए। इस जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितना है, 2, और यहाँ से जो ये दूरी है BC, इसकी कितनी लंबाई हमने ली थी, 1 इकाई ली थी, ठीक है, 1 इकाई ली थी। तो हमारा जो 5 है, यानी कि √5 है, यही √5 है, AC √5 यही है। लेकिन ये क्या संख्या रेखा पर है, संख्या रेखा जी नहीं, क्यों, क्योंकि संख्या रेखा पर यहाँ पर होना चाहिए ना, जैसे ये बिंदु दिखाई दी यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो कहलाएगा कि संख्या रेखा पर है। तो संख्या रेखा पर हम √5 को संख्या रेखा पर लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 90 हमारा हो गया, ठीक है। √5 को हम संख्या रेखा पर लाने क्या करेंगे, जो हमारा ये जो प्रकार है, नीलाना प्रकार जो है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम A से C तक खोल लेंगे, देखिए, और O पर रख करके देखिए बिंदु A जो हमारा ABC है, यानी कि कोण ABC है, देखो कोण ABC है, ठीक है। ये कोण ABC देखिए ऐसे बिंदु A पर रखेंगे इसका नोक, और C तक खोल लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका इस संख्या रेखा तक घुमा चाप लगा देंगे, संख्या रेखा तक हमने खोल दिया। अब क्या हुआ, देखिए अब ये जो बिंदु जो यहाँ पर काट रहा है, ये क्या होगा, ये D होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, D हुआ। अब क्या हुआ, ये संख्या रेखा जो कड़ी में 5 है, ये जो कड़ी में 5 है, ये संख्या रेखा पर सिंपली आ गया, ठीक है, संख्या रेखा पर आ गया। अब देखिए कैसे आ गया, देखिए जितना ये दूरी AC बराबर, अब कह सकते हैं हम, यानी कि AC बराबर क्या, AD, ठीक है, AC बराबर क्या होगा, AD, ठीक है। AC को कहा जाए, AC यानी कि AC को कड़ी में 5, AC जो है इसको कड़ी में 5 AC संख्या रेखा पर नहीं था। अब क्या हुआ, अब ये यानी कि कड़ी में 5 संख्या रेखा पर आ गया, सिंपली आ गया, ठीक है। तो ये AC बराबर क्या होगा, AC बराबर कड़ी में 5 होगा, और AD बराबर भी कड़ी में 5 होगा, ठीक है। ये हो गया रचना, ठीक है, ये रचना हो गया। अब चलते हैं इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। आप अच्छे से रचना बना लीजिए, कोई आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका निवारण जल्द से जल्द ढूंढ करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अभी हमने आपको रचना बताया, ठीक है। रचना में क्या था, जो आधार, अब रचना में हमने आपको कड़ी में 5 संख्या रेखा पर दर्शा दिया, लेकिन अब ये कड़ी में 5 कहाँ से आया, यानी कि कड़ी में 5 कैसे आया, ये कड़ी में 5 यानी कड़, AC कड़ हो, ऐसी क्या है, कड़ कैसे आया, कड़ी में 5 कैसे हुआ, उसको मतलब हमें निकालना है। तो जो
हमने बताया था आपको AC बराबर, यानी कि जैसे यानी कि ए जो जैसे मतलब देखिए हमने बताया अभी कि देखिए ये ए बी बराबर कितना था, यानी ए बी क्या है, ये भी मैंने जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो इसमें जो देखिए चित्र में देखिए जो AD है यानी कि AB जो है ये हमारा क्या है, आधार है, हमारा आधार है। और जो ये BC है, ये BC हमारा क्या है, लंब है। ठीक है, लंब। ये जो हमारा AC है, AC हमारा क्या है, कर्ण। ठीक है, ये अब हमको कर्ण यानी कि कर्ण कैसे, कर्ण में 5 होगा, यही हमको निकालना है। तो AB बराबर कितना हुआ, देखिए AB बराबर कितना है कि आधार बराबर AB बराबर कितना है 2, और लंब यानी कि लंब BC बराबर कितना है, 1 इकाई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण कैसे आया, कर्ण यानी कि कर्ण को हमको कैसे निकालना है। ठीक है, कर्ण कैसे आया, तो हमें क्या निकालना है, मान लें कर्ण निकालना है। कर्ण में 5, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण में कर्ण बराबर होता नहीं, कर्ण में वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है, देखिए कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण AC है, देखिए कर्ण AC का वर्ग, चलिए सीधे कर्ण लिख देते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कर्ण AC कर्ण का वर्ग, ठीक है, बराबर आधार कितना है हमारा, आधार 2 का वर्ग प्लस लंब कितना हमारा था, लंब हमारा कितना 1 है, 1 का वर्ग। ठीक है, अब कर्ण का वर्ग 2 यानी कि 2 का वर्ग कितना, 2 दूनी 4 होता है, 4 प्लस 1 का वर्ग, क्या 1 का वर्ग करने पर 1 ही होगा। तो क्या हुआ, कर्ण का वर्ग बराबर 5। ठीक है, अब हमें कर्ण का वर्ग नहीं निकालना, हमें केवल कर्ण निकालना, ना कि कर्ण का वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, एक हम दोनों पक्षों में क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे कि वर्ग दोनों पक्ष में हम वर्गमूल लगाएंगे, तो अंडर रूट दोनों पक्षों को हम अंडर रूट कर देंगे। देखिए हम देखिए अगर हम कर्ण को अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि हम एक पक्ष में अगर अंडर रूट लगा देंगे तो एक दूसरे पक्ष में अंडर रूट अपने आप लगाना अनिवार्य यानी कि लग जाता है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग इसको अंडर रूट कर देंगे इक्वल टू, तो 5, इसमें भी अंडर रूट 5 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा ये वर्गमूल कर्ण का जो ये अंडर रूट है, ये जो हमारा रूट है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो घात है घात से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, कर्ण बराबर कर्ण में 5। ठीक है, ये इधर राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो हमारा कर्ण भी निकल गया, यानी कि कर्ण में 5 कैसे आया ये भी आपको हमने निकाल कर दे दिया। और चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, चौथा। और चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्रियाकलाप कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायरल यानी कि स्क्वायर रूट सर्पिल स्पायरल बनाइए, यानी कि
क्रियाकलाप ये तो वैसे एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन के अंदर दिया गया, लेकिन ये क्रियाकलाप क्यों करना आपको, ये इनकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक कागज की एक बहुत बड़ी शीट लीजिए, एक बड़ी शीट लीजिए और उस शीट पर नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल यानी कि स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। इस तरीके से आपका एक चित्र बना दिया गया है। ये क्या है, वर्गमूल सर्पिल है। ये वर्गमूल सर्पिल है, इसे बनाना है आपको। इसका यानी कि ये 1 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 1 सेंटीमीटर रहेगा, दोनों को 1-1 सेंटीमीटर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, 90 डिग्री का कोण बनाना है। उसके बाद में इसे जोड़ते जाना। इसके लिए आपको हमें क्या करना होगा, आपको इसके लिए क्या करना होगा, ब्लैंक शीट लेना होगा। ब्लैंक शीट लेकर करके उस पर बनाना होगा। ठीक है, तो हम आपको समझाने के लिए ले चलते हैं ब्लैंक शीट पर एक अच्छे से, उसमें यानी कि एक बढ़िया तरीके से बताएंगे हम आपको कि कैसे कैसे 1-1 सेंटीमीटर नाप करके आपको हम एकदम अच्छी तरह से प्रोवाइड करेंगे। चलिए ले जाते हैं ब्लैंक शीट। हम आ गए हैं ब्लैंक शीट पर। तो वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक पटरी ले लेना होगा और एक चाँदा ले लेना होगा और उसके बाद एक पेंसिल ले लेना होगा। हम आपको पेन के माध्यम से बताएंगे क्योंकि आपको अच्छे से क्वालिटी इसका अच्छे से दिखे कि कैसे कैसे बनाया गया है। इसके लिए हम पेन का यूज कर रहे हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर पेंसिल का यूज ही करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए सबसे प्रथम क्या करना होगा, एक रेखा खींचेंगे 1 सेंटीमीटर का, यानी कि 1 इकाई का। 1 इकाई का कितना होगा, यानी कि देखिए 1 इकाई जो होता है, देखिए ध्यान से दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 इकाई हो गया। अब 1 इकाई क्या करना है, हमको एक रेखा खींचना है। चलिए खींचते हैं। एक इकाई हमें खींच लेना है। हमें 1 इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर का रेखा खींच लिया। इस बिंदु को मान लीजिए ओ, इस बिंदु को मान लीजिए पी। अब क्या करना है, हमें वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने की क्या करेंगे, एक चाँदे की सहायता से हम ऐसे 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का देखिए, जिस तरह से हम नाप रहे हैं उसी तरीके से आप रखिएगा चाँदा। एक भी इंच इधर उधर, एक भी पॉइंट इधर नहीं होना चाहिए। अब 90 अंश का कोण यहाँ पर एक टिक लगा दीजिए। उसके बाद में 1 इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर हमें बढ़ा देना है। इसको, इसका जो ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर कर देना है। ऐसे 1 सेंटीमीटर लीजिए, मैं कर दिया। 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इसे मान लीजिए P1, हम एक साइड से लिख दे रहे हैं। ठीक है, OP। अब ये कितना था, ये 1 था। ठीक है, OP बराबर, ठीक है 1। ठीक है, अब इसको O और P1 को हम मिला देंगे। ये हमारा क्या बन गया, ये 90 बन गया। मिला देंगे ऐसे। हमने मिला दिया, ये क्या हमारा बन गया, 90 बन गया हमारा। ठीक है, अब फिर ठीक उसी प्रकार हमें क्या बनाना, 90 अंश 90 अंश का कोण बना लेना है। फिर दोबारा से तो चाँदा रखिए इस प्रकार से। उसके बाद में चाँदा रखने के बाद फिर टिक लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम 1 इकाई इसको बढ़ा देंगे।
1 इकाई लीजिए, हम बढ़ा दें। ऐसे रखेंगे। उसके बाद 1 इकाई, केवल 1 ही इकाई बढ़ाना है आपको। अब ये क्या बन गया, 90। ठीक है, अब इसको ओ से मिला देंगे। ये हमारा क्या हो गया, P2। इसको भी हमें ओ से मिला देना है। ओ से मिला दिए। फिर हमारा ये कितना हो गया, ये हमारा ये जो OP1 था, ये हमारा कड़ी में कितना हुआ था, 2। कितना हुआ था, कड़ी में 2, यानी कि OP1 बराबर कड़ी में 2, और OP2 बराबर कितना होगा, कड़ी में 3। कितना होगा हमारा होगा कड़ी में 3। ठीक है, ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, कड़ी में 3 होगा। कड़ी में 3 होगा। ठीक है, अब फिर उसी प्रकार से हमको 90 अंश का क्या कोण बना लेना है। इस प्रकार चांदे को रखेंगे हम। उसके बाद एक पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद में हमें 1 इकाई तक बढ़ा देना है। उसके बाद दोबारा फिर मिला देना है हमको। देखिए, एक इकाई हमने 1 इकाई बढ़ा दिया। ठीक है, अब फिर दोबारा क्या कीजिए, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया P3। ठीक है, P3 हो गया। उसके बाद में O से इसको मिला देंगे सिंपली, मिल गया। इसके बाद में फिर वही, अब ये हमारा कितना हुआ, ये OP3 बराबर कितना हुआ, OP3 बराबर कड़ी में 4। और कड़ी में 4 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर कड़ी में 4 को 2 × 2 बराबर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं। कौन सी, फिर यहाँ पर 90 अंश का डिग्री, यानी कि 90 अंश का कोण बनाएंगे, यानी कि 90 अंश का कोण बनाएंगे। फिर ये हमारा क्या हुआ, ये जो है ये 90 हुआ। ठीक है, ये भी। चलिए फिर 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये लीजिए, 90 अंश का हमें कोण बनाना है। फिर हमको 1 इकाई तक, यानी कि आपको केवल 1 ही इकाई तक बढ़ाने की, 1 ही सेंटीमीटर तक आपको बढ़ाते जाना है एकदम सीधी रेखा में। ये जो 90 अंश का कोण है, एकदम 90 अंश का कोण बनाना है। पर उसकी जो लंबाई है उसको आपको कितना रखना है, केवल 1 ही सेंटीमीटर, यानी कि 1 ही इकाई रखना है। अब फिर आपको क्या करना है, ऐसे इसको मिला देना है। सिंपली मिला देना है।
कुछ मिस्टेक नहीं करना है। मैं पेन से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो भी जाए, लेकिन आपको पेन से नहीं मिलाना है। ठीक है, ये कितना हमारा, ये भी कितना क्या हो गया, 90 बन गया हमारा। ये क्या हुआ, P4 के बराबर कितना होगा, P4 बराबर कड़ी में 5। अब फिर हमें वही प्रोसेस करना है जब तक हमारा एक सर्पिल ना बन जाए। फिर हमें 9 टेंस का यहाँ पर कोड बनाना है। फिर हमें 1 इकाई तक मिला लेना है, 1 इकाई। फिर हमें क्या करना है, 1 इकाई तक हमने बना दिया। फिर हमें क्या करना है, सिंपली से मिला देना है। ये हमारा क्या बन गया, ये भी हमारा क्या 90 बन गया। ये क्या हुआ, P5 बराबर कितना होगा, P5 बराबर कितना होगा, कड़ी में 6, यानी कि ये हमारा जो P5 है OP5, यानी ये OP4 OP5, ये यहाँ तैयार कड़ जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फिर 90 का कोड बनाएंगे हम। ऐसे आपको सिंपली बनाते जाना है, कुछ करना नहीं है, बस सिंपली से 90 का कोड बनाते जाइए, आपका वर्गमूल सर्पिल बनता जाएगा। देखिए 90 का कोड बनाए। अब इसको 1 इकाई तक बढ़ाना है, केवल ऐसे 1 इकाई तक बढ़ा लीजिए। इकाई तक बढ़ा लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली सीधा एकदम मिला देना है ओ से। ये हमारा क्या हो गया, ये P6 हो गया, देखिए OP6 बराबर कितना होगा, कड़ी में 7। अब क्या करना है हमें, फिर वही प्रोसेस करना है, ऐसे ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद में 90 का कोड बनाएंगे। अंश का इसे कोड बनाएंगे, फिर दोबारा फिर इसको 1 इकाई तक ऐसे बढ़ा लेंगे पहले की तरह। एकदम अच्छे तरीके से आपको मिलाना है, कोई दिक्कत नहीं का। इसी के लिए हम इतने आराम से मिला रहे हैं कि ताकि आप देखकर भी ऐसे आराम से मिलाइएगा।
गलत नहीं, गलत होगा तो आपका अच्छा नहीं बनेगा, ये जान लीजिए आप। ये हो गया। अब फिर क्या करना है, ये क्या हुआ हमारा, ये होगा P7। अब P7 को फिर से वो से मिला देना है, सिंपली करके ऐसे मिला देना है वो। ये हमारा क्या P7 हो गया, ये भी क्या हमारा 90 अंश का, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यानी कि P7 बराबर कितना हुआ, P7 बराबर हो गया हमारा कैडी में 8। अब क्या करना है हमें, फिर वही प्रोसेस करना है, 90 अंश का कोड बनाएंगे। इसको 1 इकाई तक बढ़ाएंगे, इसे हमें इसे 1 इकाई तक बढ़ा लेनी है। हमने 1 इकाई तक बढ़ा लिया। ये हमारा क्या होगा, ये भी 90 हो गया हमारा। ये हमारा क्या हुआ, P8 को O से मिला देंगे ऐसे सिंपली। उससे मिला दिया। ये भी हमारा क्या होगा 99, ये तो हमारा कट हुआ। ये कितना हुआ हमारा, ये हमारा हो गया कितना हुआ P8 बराबर कितना हुआ कैडी में 9। फिर हमें क्या करना, वही प्रोसेस करना है, नहीं कि जब तक आपका बन ना जाए पूरा तब तक आप बना सकते हैं। ये हो गया। पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 इकाई बढ़ा लेनी है। बहुत सिंपल है दोस्तों, अब केवल आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। फिर क्या करना है आपको, ये क्या होगा हमारा P9। अब P9 को हम क्या करेंगे, O से मिला देंगे। ये हमारा क्या हुआ 90 है, यानी कि P9 बराबर कितना होगा, P9 बराबर कैडी में 10। अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, वही प्रक्रिया। नाइनटीन का कोड बनाएंगे, बाद में उसकी
जो लंबाई होगी 1 इकाई तक बढ़ा देंगे। एक इकाई तक बढ़ा दिए। इसके बाद क्या करना है, ऐसे सिंपली हमें ये क्या हमारा हो गया P10, यानी कि P10 को हमें कहाँ मिलाना है, O से। सिंपली हमने O से मिला दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ 90। अब P10 बराबर कितना होगा, P10 बराबर कड़ी में 11, कड़ी में 11। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए फिर वही प्रोसेस पर क्रिया करेंगे। 9 10 का हमें कोड बनाना है। मैं सिंपली बना दिया, एक पॉइंट लगा देना है, फिर उसको 1 इकाई तक बढ़ाना है। लीजिए मैं भी 1 इकाई बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, चांदे या फिर पटरी की सहायता से फिर आपको क्या करना है, ओ से मिला देनी है। ये हमारा क्या होगा P11। फिर क्या करना है, फिर आपका 9 10 का कोड बनाएंगे P11 पर। फिर इसकी लंबाई कितनी रखेंगे, 1 इकाई, यानी कि 1 सेंटीमीटर। अब उसको हम क्या करेंगे, सिंपली मिला देंगे ओ से। ये हमारा क्या हुआ P12। P12 को कहाँ मिलाएंगे हम, ओ से। ओ से हमने मिला दिया। अब फिर वही प्रक्रिया करना है। चांदा रखना हमको P12 पर और 9 10 का ऐसे कोड बनाएंगे। उसके बाद में एक पॉइंट लगा देंगे इधर। उसके बाद में क्या होगा, हम इसको पट्टी की सहायता से इसकी लंबाई कितना रखेंगे, 1 इकाई, यानी कि 1 सेंटीमीटर। की इकाई लंबाई कितनी रखेंगे हम, की लंबाई रखेंगे हम 1 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे इसको ये क्या हो हमारा होगा P13। P13 हमें ओ तक मिला देंगे। ठीक है, मिल गया है हमारा। फिर क्या करना है, हमें फिर वही प्रोसेस करना है। फिर 90 का कोड बनाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद में फिर हमें पट्टी की सहायता से
इसकी लंबाई 1 इकाई कर लेनी है। 1 इकाई, केवल 1 इकाई ही करना है, यानी कि 1 सेंटीमीटर। बार बार आपको बता दे रहे हैं कि आप गलती ना करें, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से कोई मिस्टेक ना हो। वैसे तो परीक्षा की दृष्टि से नहीं पूछता, लेकिन हो सकता है टीचर आपसे पूछ लें तो आप बता सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। इसकी इकाई 1 इकाई होगी। अब क्या करना है, ये हमारा कितना होगा, P14, ठीक है। फिर P14 को O से मिला देंगे, O से हमने मिला दिया, ठीक है। ये हमारा 90 अंश था, ये देखिए 90। अब हमें फिर क्या करना है, ये P14 बराबर, यानी कि P12 बराबर कितना हुआ था कड़ी में, यानी कि P11 से नहीं लिखा हमने, हाँ P11 कितना हुआ था कड़ी में 12, और P13 बराबर कड़ी में 13, P12 कड़ी में 13, और P13 बराबर कड़ी में 14, ठीक है। और P14 बराबर कितना हुआ, P14 बराबर कड़ी में 15, ठीक है। ऐसे आप P17 तक बना सकते हैं, ठीक है। हमने आपको इतना बता दिया, लेकिन आपको P17 तक ऐसे एक करके बढ़ा देना है और P17 तक बना लेना है, ठीक है। तो इतना हो गया आपका, यानी कि आपका कंप्लीटली कक्षा 9वीं का 1.2 प्रश्नावली समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको